देखें, एंकर कैसे बन सकता हूं, ये अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत सारे और बना देता। मेरा जितने को प्यारे लोग हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, अपने खानदान में से तो 2-3 बना ही देता, या दोस्तों में से 1-2 बना देता। ये ऐसे नहीं होता। हालात जो हैं वो आपकी ट्रेनिंग करते हैं। आप इस तरह की चीजों में से गुजरते हैं कि आप रोज एक नई चीज सीखते हैं। नशेबो फराद इस तरह के आते हैं कि आप ट्रेंड हो जाते हैं एक खास जॉब के लिए। एक फौजी जो है ना, उसका इन्होंने सेट पैटर्न बिठाया हुआ है, बनाया हुआ है। वो उसको यहां से उसका टेस्ट लेते हैं, उसको भर्ती करते हैं, उसको पीए में भेज देते हैं। वहां वो एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग है जो वो करता है, स्टेप बाय स्टेप फील्ड में चला जाता है। उसके बाद फिर उसकी तरक्की होती है, फिर वो कोर्सेज करता है, जनरल बन जाता है, रिटायर हो जाता है। उसको वो खास माहौल देते हैं, वो उसमें से गुजरता है, वो बन जाता है। एक सीएसपी ऑफिसर जो है वो सीएसएस करता है, उसके बाद उसको एक मखसूस, अभी भी वो लंबे बूट पहना के उनको घोड़े पे चढ़ा देते हैं। घोड़े का दौर तो नहीं है, घोड़े का दौर है। बाहर आपने कभी देखा किसी एसएसपी को, डीआईजी को, एसपी को, किसी कस्टम ऑफिसर को, किसी इनकम टैक्स वाले को, किसी को कि वो घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा हो? लेकिन पीएमए में वो इनसे घोड़ा चलवाते हैं लंबे बूट पहना के। एक्चुअली वो उनके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप कर रहे होते हैं कि ये आप हैं और ये वो लोग। वो एक खास किस्म की ट्रेनिंग, एक खास किस्म के माहौल से गुजारते हैं और एक ऑफिसर बना देते हैं। ये जो काम है जो हम कर रहे हैं, इसके लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या इदारा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है कि ये यहां पढ़ेगा तो ये एंकर बन जाएगा। नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं। वो आपको सहाफी बनाने की बुनियाद बता सकते हैं कि बुनियादी तौर पे एक सहाफी कैसा होता है। जितनी चीजें मैं पहले सहाफी बन गया था, बाद में मैंने मैस कम्युनिकेशन भी किया। मैं सहाफी बना 2006 में और मैस कम्युनिकेशन मेरी मुकम्मल हुई 2009 में। तो जब मैं उसको पढ़ता था तो मैं हैरान था कि ये तो हम करते ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो वो जो मैं कर रहा हूं पिछले 3-4 साल से, वो इन किताबों में लिखा ही नहीं हुआ। वो सिर्फ आपको बेसिक्स बताते हैं, छोटी छोटी चीजें, वो कुछ भी नहीं है। एक यूनिवर्सिटी के आपके 4 साल एक तरफ और बतौर सहाफी आपकी एक स्टोरी एक तरफ, एक खबर, एक स्टोरी, एक इन्वेस्टिगेशन, एक कोई अच्छा काम, एक कोई अच्छा आर्टिकल, वालेकुम सलाम, वो एक तरफ। तो आपको कोई भी एंकर पर्सन नहीं बना सकता। आपके हालात आपको बनाएंगे, आपकी स्ट्रगल आपको बनाएगी। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो मेडिकल के तालिब इल्म थे और बड़े अच्छे एंकर बन गए। उनको पता ही नहीं था कि उनके अंदर ये कितनी बड़ी काबिलियत छुपी हुई है। वो आए, उन्होंने काम किया, उन्होंने साबित कर दिया। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जर्नलिज्म पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, नहीं बन पाते। एक्चुअली उन्होंने पहचाना नहीं वो किस काम के लिए बने हैं। अब 2 रास्ते होते हैं आपके पास, या तो आप पहचान लें कि आप किस काम के लिए बने हैं, आप क्या काम बेहतर कर सकते हैं। कोई बच्चा आप में से ऐसा होगा जो मारता बहुत अच्छा होगा, ये फाइटर अच्छा बन सकता था। कोई लड़की ऐसी होगी जो दौड़ती बहुत तेज होगी, ये एथलीट बहुत अच्छी बन सकती थी। कोई आप में ऐसा होगा जिसका मैथमेटिक्स में बड़ा दिमाग होगा, लेकिन उसने ये सोचा कि यार एंकर बड़े कमाइयां कर रहे हैं, ये वो मौज लगी हुई है, सारे इनकी बात इधर आ जाओ, मैथमेटिक्स छोड़ दिया उसने। कोई फिजिक्स में बहुत अच्छा काम कर सकता था, वो मां बाप की ख्वाहिश से या अपनी गलती से किसी और फील्ड। या तो आप पहचाने कि आपको गॉड गिफ्टेड क्या है, आपके पास अल्लाह ने आपको क्या दिया, या फिर जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक अपने आप को ट्रेन करें। मुश्किल है, अपने आप को आप वैसा बनाएं। मैंने बहुत बहुत मोटे लोगों को देखा, ऐसे दुबले पतले भाग दौड़ कर रहे हैं, बाद में उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, बना लिया वैसा जैसा वो चाह रहे थे। मोटे आदमी का पतला होना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। हो जाते हैं लोग जो रिसर्चर्स बनते हैं आजकल, वो ऐसे ही बनते हैं। उनको पता, जो एक दफा मुझे फंसा दिया मेरे रिसर्चर ने, उसने कहा जी इंडिया में ये बहुत बड़ा वो काम उसने मुझे बताया वो हो गया है।
मैं वो टीवी पे अनाउंस करने वाला था, तो मैंने अनाउंस करने से पहले ब्रेक में उसको चेक कर लिया, वो नहीं था। तो ये गूगल हमेशा सच नहीं बोलता, ये आपको फंसा भी देता। मैं ऑन एयर कह देता, मेरी बेइज्जती हो जाती बाद में। तो हमें रिसर्च अब इन चीजों पे करनी पड़ेगी, और जब इन पे करेंगे तो खाली रिसर्च नहीं करनी। पहले आप किताब पढ़ते थे तो फिर आप क्या करते थे? आप किताब लिखते थे। पहले आप अखबार पढ़ते थे तो आप क्या करते थे? आप अखबार में लिखते थे। पहले आप आर्टिकल्स पढ़ते थे तो आप आर्टिकल लिखते थे। आप खबरें पढ़ते थे तो आप खबरें लिखते थे। फिर एक वक्त आया आप खबरें सुनते थे, खबरें सुनाना शुरू हो गए। अब वक्त आया आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। अब आपको यह करना है, दुनिया का 60% रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट का वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड सोशल मीडिया। जो आपका कन्वेंशनल मीडिया था, अगर वो 100 रुपए कमा रहा था तो अब उसमें से वो 40 कमा रहा है, बाकी 60 चला गया उधर सोशल मीडिया के पास। वो आइंदा 10 साल में इसको 10% पे ले आएगा। वो अखबार जो 100 साल से पब्लिश हो रहे थे बंद हो गए, बंद हो गए, जरूरत खत्म, बंद। अब उनकी कॉपियां नहीं छपेंगी। सो एक नया दौर है। वैसे हम एक अजीबोगरीब नस्ल है। जितनी तेजी से इस दुनिया को बदलते हुए हमने देखा, किसी ने नहीं देखा। किसी को वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी याद है? हमारे मोहल्ले में एक होता था तो सारे वहां बैठ के देखते थे, नीचे अंधेरा उजाला। फिर हमने पॉकटेल का टेलीफोन देखा, वो अजीबोगरीब किस्म का। हमारे मोहल्ले में एक आदमी के पास था, उसका मुलाजिम बैग उठा के आता था साथ। मुलाजिम ने बैग पहना होता था, उस आदमी ने कलफला सफेद शलवार भी पहना होता था, और वो हाथ में पॉकटेल लेके घूमता था, और जहां सिग्नल आते थे वहां खड़ा होकर बात करता था। तो मोहल्ले के लोगों की ख्वाहिश होती थी, भाईजान साड़ी छत पे सिग्नल आ रहे हैं, इधर आ जाओ। उसको अपनी छत पे लेके जाते थे, और ये बड़ा ऑनर होता था कि हमारे घर में पॉकटेल दाखिल हो गया। और फिर मोहल्ले में ये बात बताई जाती थी, तानू पता साड़ी छत पे सिग्नल आंदे ने पॉकटेल दे। अच्छा यार, वो हनीफ साहब दे भी आंदे ने, आ नहीं उधर भी आंदे ने, साड़ी छत पे बहुत अच्छे आंदे ने। इतने खलो के 15 मिनट गल की उन्हें ये बात। तो वो इतना हमने उस दौर से लेके स्मार्टफोन तक ये सारा ट्रेवल इस नस्ल ने किया। ये नस्ल, हमसे पहले वाली नस्ल ने दुनिया को इतनी तेजी से बदलते हुए नहीं देखा, उनसे पहले वालों ने भी नहीं देखा। पिछली 50 सदियों में लोगों ने दुनिया को इतनी तेजी से बदलते हुए नहीं देखा जितनी तेजी से हम लोगों ने बदलते हुए देखा। तो अगर हमारे दौर में चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं तो हमें भी बहुत तेजी से बदलना होगा। हम एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहां पे मुझे याद है जज हुआ करते थे ना, तो हमारे मोहल्ले में एक जज साहब थे, हम उनके पैर देखते थे नीचे नीचे होके, दरवाजे के नीचे थे। हमने उनकी शक्ल ही नहीं देखी हुई थी। वो जज साहब काले शीशे वाली छोटी सी गाड़ी में बैठते थे और चले जाते थे अदालत। वो मोहल्ले की किसी मीटिंग में कभी नहीं आए, इवन वो जुम्मे की नमाज भी वहां पढ़ते थे कहीं और जाके। वो इतने नॉन सोशल थे, वो कहते थे मैं इंटरेक्शन नहीं कर सकता लोगों के साथ, मैं जज हूं। शादियों में नहीं आते थे, इवेंट्स पे नहीं आते थे। अगर जज साहब शादी में आए तो ये आए और ये गए। डॉक्टर इतना बड़ा आदमी था हमारे दौर में कि डॉक्टर कोई हो जाता था तो डॉक्टर शादी में आता था तो थरथली पड़ जाती थी, उसके लिए ज्यादा खाना लग जाता था। डॉक्टर साहब आए, नहीं खाना पहले ला दो। डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब को पहले खाना खिलाते थे, बाकियों को बाद में खिलाते थे। डॉक्टर साहब का टाइम बहुत कीमती है, उन्होंने क्लिनिक पे जाना है, फौरन निकालो यहां से, कोई ऑपरेशन करना है, कोई काम है, फौरन। डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं होता था। अब डॉक्टर में फोन कर रहे थे, सर किधर हो, आज डिनर हो जाए। यार तो डॉक्टर है, आओ बैठिए गपशप करिए। अब बदल रहा है, पेशों का तकद्दुस तब्दील हो रहा है। वकील एक ऐसा आदमी था, किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी होती थी ना, वो वकील साहब ने बुला लो यार, मशवरा कर लीजिए। मोहल्ले का वकील आता था, बैठता था, मशवरा करता था, बताता था कि भाई बेटी की शादी यहां करनी है या नहीं करनी। हर अच्छे बुरे काम में वकील का मशवरा, और घर बनाना है, ए प्लाट च बनाइए या उन्हें च बनाइए, यह भी वकील मशवरा देता था। लेते थे लोग, तकद्दुस था ओहदों का। हम बतौर सोसाइटी नीचे गए, डिक्लाइन हुआ हमारा अनफॉर्चुनेटली। सोसाइटी के मेयारात तब्दील हो गए। बड़ी गाड़ी वाला, बड़े घर वाला। मैं जिस मोहल्ले में छोटा था नानी अम्मा का, वहां मैं खेलने जाता था, तो मेरा एक दोस्त था अरशद, वो मिस्त्री है आजकल, ये घर नहीं बनाते, वो मिस्त्री है। मैं और वो बचपन में कोई 5-7 साल इकट्ठे खेलते रहे। तो उस मोहल्ले में एक आदमी था, पुलिस वाला था,
उसकी सफेद शलवार कमीज थी, उसके उसने यहां पे ना ईद वाले दिन यहां ऊपर वाली जेब में ना 100-100 रुपए के नोट, उस दौर में 80s के एंड में उसने यहां पे ना 100-100 रुपए के नोट लगा दिए जेब में ईद वाले दिन। तो वो नोट अब नजर आते थे कॉटन के कपड़ों में से, तो पूरे मोहल्ले ने उसका बाइकआउट कर दिया कि इसके पास ये पैसे कहां से आए। लोग उनके घर से खाना खाना बंद हो गए, क्योंकि उस दौर में ना सब खाना पका के साथ वालों के घरों में भेजते थे, वहां से खाना वापस आता था। उन्होंने कहा जी इनको खाना नहीं भेजना, इनसे खाना नहीं मंगवाना। हमें शक हो गया कि ये हराम का पैसा है। 100-100 के इतने नोट पुलिस वाले के पास हो ही नहीं सकते, उनका बाइकआउट हो गया। और मुझे याद है बचपन में कि कई साल उनका बाइकआउट रहा, उनकी फैमिली के साथ इंटरेक्शन काफी हद तक कम हो गया लोगों का। उसने बाद में एक और प्लॉट ले लिया, कोई और गाड़ी भी ले ली उसने, सबसे पहले गाड़ी ले ली उसने। हमें आइडिया हो गया कि ये आदमी करप्ट हो गया। 2-3 दफा मोहल्ले वालों ने उसको समझाया, उसको बात समझ नहीं आई तो उसका बाइकआउट हो। थोड़े दिन पहले मैं उस मोहल्ले में गया, ढूंढता ढूंढता मुझे वो अरशद मिल गया। मैं कहा यार अरशद किधर गायब है? कहता तानू टीवी ते देखीदा है खान साहब, अल्लाह ताला ने ताड़ी सुन ली है। मैं कहा यार अल्लाह ताला की मेहरबानी है, तू क्या कर रहा है? कहता जी मैं मिस्त्रियां का काम। मैं कहा चला खाना खाएं। वो मुझे ले गया बाहर, एक होटल था वहां पे, वहां बैठ के हम खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते मुझे कहता खान जी पता है होटल किंदा है? मैं कहा किसका है? वो कहता वो पुलिस वाला नहीं सी याद आया तुम? मैं कहा हाँ। वो बाइकआउट हो गया थी। मैं कहा हाँ जी। कहता होटल उनका है। मैंने कहा तो मतलब बाज नहीं आया? वो कहता नहीं सर वो बाज नहीं आया, उन्हें तो इधर 15 मकान इधर, 2 प्लाजे इधर, उसके 2 बेटे हैं, वो भी पुलिस में है। तो मैंने कहा क्या कमाया उसने यार? पैसे ही कमाया, इज्जत तो नहीं कमाई। तो मुझे उसने जो जवाब दिया ना, मेरे तोते ही उड़ गए। उसने कहा सर जी इस मोहल्ले के फैसले उन्होंने घर च होंदे ने जिन्हों का बाइकआउट होया सी। पैराडाइम शिफ्ट, डायनामिक्स चेंज हो गए, इज्जत के मेयारात बदल गए, मटीरियलिज्म आ गया। सरमायादार आया था सियासत के अंदर, सरमायादार ने बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज का। सरमायादार ने पैसा फेंका, वोट खरीदा, ताकत हासिल की, फिर पैसा कमाया और पैसे को ईमान बना दिया। सारी सोसाइटी तबाह बर्बाद हो गई। अरशद का बाप होता था मोहम्मद अली, वो भी मिस्त्री था। अपनी 3 गलियों के फैसले वो आदमी करता था। वो बुजुर्ग बीमार पड़ा हुआ था, कहता है यार साढ़े तो खत्म हो गए दिन। क्या हुआ? कहता वो दिन होना देने होने, वक्त वो खत्म हो गया। लेकिन याद रखिएगा कि ये सोसाइटी इस वक्त एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। पाकिस्तान 70 साल से एक सफर कर रहा है। हमारा भी ठहराव का वक्त नहीं आया। जब तक मायूस नहीं होना, ये जब ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, जब कोई चीज मूव कर रही होती है। आपने कभी देखा एक ट्रेन जा रही है, एक छोटा सा पत्थर आप मारें को बच्चा उठा के उसको, उसका शीशा टूट जाता है। जब वो 70 मील की स्पीड से जा रही है, 80 मील की स्पीड से जा रही है, आप एक पत्थर मारेंगे शीशा टूट जाएगा। खड़ी हुई ट्रेन पे आप ईंट मारेंगे नहीं टूटेगा, क्योंकि ट्रेन ट्रेवल कर रही होती है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। हम इस वक्त, हमारी सोसाइटी इस वक्त एक मखसूस हालात से, मखसूस टाइम फ्रेम से गुजर रही है। इस पे तजुर्बात हो रहे हैं, इसमें बुराइयां भी आ रही हैं, अच्छाइयां भी आ रही हैं। यह वक्त गुजर जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारी जबिल्लत है इंसान की, या जो हमारी जरूरत है, उस जगह पे हम पहुंच जाएंगे। हो सकता है 10 साल, 20 साल, 30 साल हम पहुंच जाएंगे। आज आपने ये सवाल पूछा है, 10 साल पहले ये सवाल पूछने वाले लोग नहीं थे। आज लोग आवाज उठा रहे हैं, 10-20 साल पहले लोग आवाज उठाने वाले मौजूद नहीं थे। मुझे अच्छी तरह याद है, लाइन तोड़ के आगे कोई बंदा वीआईपी चला जाता था तो कोई नहीं उसको पूछता था, बल्कि उसको वापसी पे सलाम करते थे। अब लाइन तोड़ के जाता तो उसको पीछे से कहते ओ भाई किधर, इधर आ। फर्क पड़ रहा है ना, फर्क पड़ रहा है। तो तब्दीली आ रही है, वो वाली नहीं जो इमरान खान साहब ला रहे हैं। आपकी सोचों में, आपके अंदर तब्दीली आ रही है, और ये एक पीरियड है ट्रांजिशन का। ये जब गुजर जाएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर होगा।